जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था के महामैराथन क्लास की शुरुआत किए थे, जिसमें क्लास 1 हो चुका है। आज हम लोग दूसरी क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन आप लोग 50 देखे थे। आज का पहला टॉपिक क्या है? शासन प्रणाली। देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 1 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो कौन हो जाएगा इसमें? आपका ध्वज है, राजधानी है, संप्रभुता है और शासनाध्यक्ष। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? आपका संप्रभुता होगा। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखेंगे, किसी राज को, राज के लिए कितनी चीजें आवश्यक होता है? आपका 4 चीजें की आवश्यकताएं होती है। राज बनने के लिए 4 तत्व की आवश्यकताएं होती है। वह कौन कौन है? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? आपका जनसंख्या होगा। पहला क्या होगा? जनसंख्या। दूसरा होगा आपका भूभाग। भूभाग होगा। तीसरा हो जाएगा सरकार। और चौथा हो जाएगा आपका संप्रभुता। तो क्या देखिए, किसी भी राज को बनने के लिए आपको कितनी चीज की आवश्यकताएं होती है? 4 चीज की होनी जरूरी है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो कौन है? आपका संप्रभुता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? आपका संप्रभुता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे संप्रभुता के बिना, कोई राज अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज नहीं कहा जा सकता। क्या जाने? अगर संप्रभुता नहीं हो, संप्रभुता के अलावा 3 चीज रहे, जनसंख्या रहे, भूभाग रहे और सरकार रहे, लेकिन संप्रभुता की बात नहीं हो, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से क्या नहीं कह सकते? राज नहीं कह सकते। अगर संप्रभुता के बिना किसी भी को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज नहीं कहा जा सकता है। तो राज के लिए कितना चीज जरूरी हो गया? 3 हो गया। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा क्या हो गया? सरकार, चौथा क्या हो गया? संप्रभुता। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, सांसद या धर्म? तो कौन हो जाएगा? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? आपका संविधान है। अगला देखेंगे, अगर संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख किसमें दिया गया? आपका 79 में किया गया है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 124 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 124। चलेंगे इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे, आगे टॉपिक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में से किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्धलोकतंत्रात्मक। तो इसमें कौन है? संसदात्मक प्रणाली है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई। 2 प्रकार की प्रणालियां होती है, एक संसदात्मक होती है, दूसरा क्या होता है? आपका अध्यक्षात्मक। एक होती है संसदात्मक और दूसरा कौन होता है? आपका अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब जानेंगे इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। संसदात्मक प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में डिफरेंट क्या है? इसमें अगर बात किया जाए, संसदात्मक प्रणाली की बात किया जाए तो इसमें कार्यपालिका का जन्म, कार्य कार्यपालिका का जन्म, इसमें कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। कार्यपालिका का जन्म किससे होता है? विधायिका से होता है। मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण किनका रहता है? विधायिका। तो कार्यपालिका का जन्म किसमें होता है? विधायिका में। किसमें? संस्थात्मक प्रणाली में। इसमें आपका देखेंगे तो राष्ट्रपति, अगर बात करें, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष,
राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का होता है। क्या होता है यहाँ पे? राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे क्या होता है? नाम मात्र का। संस्थात्मक प्रणाली की बात करें तो इसमें कार्यपालिका का जन्म किससे हुआ रहा था? विधायिका से हुआ रहा था। इसमें राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? यहाँ पे नाम मात्र की होती है। अगर बात किया जाए संस्थात्मक प्रणाली कहाँ से अपनाया गया, तो ब्रिटेन से। संस्थात्मक प्रणाली कहाँ से अपनाया गया था? ब्रिटेन से। बाद में संस्थात्मक प्रणाली कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन। वहीं अध्याचात्मक प्रणाली की बात करें तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में आपका संबंध नहीं होती है। कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती? कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और इसमें क्या था? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी था? विधायिका के प्रति उत्तरदायी था। यहाँ पे राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का था, लेकिन यहाँ पे सर्वोसर्वा आपका कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति। यहाँ पे सर्वोसर्वा कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ पे सर्वोसर्वा हो जाएगा। यह प्रणाली की अगर बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलता है? अमेरिका देश में। कहाँ पे देखने को मिलता है? अमेरिका देश में। तो हम लोग दो प्रणाली देखे, एक संस्थात्मक प्रणाली, दूसरा कौन देखे? अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक में क्या होती है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसमें राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष मुख्य होता है। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखने को कहाँ मिलता है? अमेरिका में। वही संस्थात्मक प्रणाली की बात करें तो कार्यपालिका के जन्म विधायिका से होती है। यहाँ पे आपका राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का होता है। यह प्रणाली कहाँ से आती है? ब्रिटेन से लिया गया। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? संस्थात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है। तो वही जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़े, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होती है, या तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होती है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होती है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होती है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 4 बनेगा। विधायिका पर विधायिका का किस पर नियंत्रण रहता है? कार्यपालिका। मतलब कार्यपालिका का जन्म किससे हुआ है? विधायिका से। कार्यपालिका का जन्म किसमें हुआ है? विधायिका से। कौन सी प्रणाली में? संसदात्मक प्रणाली में। किसमें हुआ है? संस्थात्मक प्रणाली में। यहाँ पर आपका राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति आपका क्या हो जाता है? नाम मात्र का हो जाता है। राष्ट्रपति यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नाम मात्र का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? कौन सा में था आपका? ब्रिटेन में। कहां पे किया गया? ब्रिटेन में। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ब्रिटेन में किया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। किसमें होगा? राष्ट्रपति में होता है। जो अध्यक्षात्मक प्रणाली देखिए अभी हम लोग, अध्यक्षात्मक प्रणाली में सर्वोसर्वा कौन होती है? तो राष्ट्रपति होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। कल्याणकारी राज का, वेलफेयर स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या होती है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है जी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे देखें डिटेल से कि भारत कैसी है, तो संसदात्मक प्रजातंत्र है। कैसा आपका? प्रजातंत्र। यहाँ पे प्रजातंत्र का अर्थ समझेंगे तो क्या होगा? सारी शक्ति किनमें निहित रहता? शक्ति की बात करें तो किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती। किसमें निहित होती है? जनता। क्योंकि जनता अपने मत के द्वारा यहाँ पे सदस्यों को चुनने का काम करती है। तो सारी शक्ति प्रजातंत्र में किसमें होती है? जनता में होती है। तो भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र वाली प्रणाली है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता है, संविधान है, संसद है, या राष्ट्रपति है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? जनता। राजनीतिक सत्ता का बात कर रही है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? जनता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जनता। और सर्वोच्च बात करेंगे तो संविधान जान ही रहे।
हाँ, अगर भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत की बात करें तो जनता होती है। इसका पीछे कारण क्या है? तो जो आप लोग संविधान देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। मतलब क्या हुआ? सारी शक्ति कहाँ पे निहित है? जनताओं में निहित है। इसलिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होती है? जनता होती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित है या अनन्य है? न्यायपालिका स्वतंत्र है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्धारित होती है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किसमें आ जाएगा आपका? अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र में निहित होती है। किसमें होती है? केंद्र में निहित होती है। गणतंत्र की अगर बात करें, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अवशिष्ट शक्ति किसमें होती है? तो शक्ति आपका केंद्र में निहित होती है। गणतंत्र की अगर बात करें, गणतंत्र का मतलब क्या होती है? तो राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है जी। प्रधान क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है। और यह किस तरह से हो सकता है? अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष रूप से भी होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है और प्रत्यक्ष रूप से। तो गणतंत्र की बात करें तो राष्ट्र एक प्रधान निर्वाचित देश होता है जिसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ढंग से भी चुना जाता है। इसमें देखेंगे, अगले क्वेश्चन में हम लोग डिटेल से जानेंगे इसको। भारतीय संविधान कैसी है? तो भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। अंशतः कठोर या असंतः की क्या आपका? लचीला है। तो भारतीय संविधान कैसी है? असंत कठोर है या असंत लचीला है? ना तो पूरी तरह से कठोर है, ना ही पूरी तरह से क्या है? लचीला। पूरी डिटेल से हम लोग देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्राकृतिक क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है? प्राकृतिक में संसदीय, किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। प्राकृतिक रूप से या तो संघीय है जी, दो भागों में बांटा गया है ना। प्राकृतिक में संघीय है किंतु भावना में क्या है? एकात्मक। अब संघीय का बात करें तो यहाँ संघीय का मतलब क्या बन जाता है? संविधान में अगर देखा जाए, संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? दो भाग, शक्तियों का विभाजन किया गया था। यहाँ पे क्या क्या? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया जी। किसमें किसमें किया गया? केंद्र और राज्य में। किसमें किया गया? केंद्र और राज्य में किया गया। तो संघीय की बात करेंगे, संघीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच में हुआ। नहीं, भावनात्मक की बात करेंगे। भावनात्मक का मतलब क्या होती है? जब देश में आपातकाल की स्थिति आती है, देश में आपातकाल, देश में आपातकाल की अवस्थिति आती है, तो उस समय में क्या होती है? सारा कमान किनके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास। उस समय या आपका किस दृष्टि से देखा जा सकता है? तो यह भावनात्मक रूप से क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगी। संघीय की बात हुआ तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक तो केंद्र को कुछ शक्तियां दिया गया, कुछ राज्य को भी दिया गया। लेकिन भावनात्मक दृष्टि से एकात्मक कब होती है? जब देश में आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो राज्य पे भी कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से किनके पास आ जाता है? केंद्र के पास। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? भावनात्मक दृष्टि से यह क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइबर जेनिंग्स या डीडी बसु ने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। किन्होंने कहा था? जी ऑस्टिन ने। वहीं डीडी बसु की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था आपका? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किन्होंने किया था? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। और अगर दूसरा ऑप्शन में क्या दिया? केसी वियर। केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था? भारतीय संविधान क्या है? अर्ध संघीय है। इन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। क्या आपका? अर्ध संघीय है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक है? जी अभी जस्ट हम लोग देखे, किन्होंने कहा था आपका? केसी वियर ने। किन्होंने कहा था? केसी वियर। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किन्होंने कहा था? केसी वियर ने कहा था। किन्होंने कहा था? केसी वियर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आए। 15 क्या कहता है आपका? शुरू होता है यहां से राष्ट्रीय प्रतीक। अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत की संविधान सभा द्वारा
राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन का हिंदी रूपांतरण कब अपनाया गया था जी? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया जाता? 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन को हिंदी रूपांतरण में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इसमें आपका अगला क्या दिया है कि संपूर्ण संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना होता है जी? 52 सेकंड होता है। कितना होता है? 52 सेकंड। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके अलावे राष्ट्रगान। अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन देखे राष्ट्रगान के बारे में, तो राष्ट्रगान क्या था आपका? जनगण मन था। क्या था? जनगण मन था। इसके रचयिता कौन थे जी? इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो जनगण मन के रचयिता कौन हुए? रविंद्रनाथ टैगोर हुए। यह बांग्ला गीत से लिया गया था जी। यह कहां से लिया गया था? बांग्ला के 5 गीतों में से इसको उठाया गया था। यह बांग्ला गीत से लिया गया था। और अगर बात किया जाए कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विशन नारायण धर ने। पंडित विशन नारायण धर ने। कौन कर रहे थे? पंडित विशन नारायण धर ने कर रहे थे। तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे। अगर इसकी गायन की अवधि कितना देखें हम लोग? 52 सेकंड। और संक्षिप्त सेकंड में अगर पूछा जाए संक्षिप्त में कितना? संक्षिप्त में इसको कितना सेकंड में गाया जा सकता है? 20 सेकंड में। कितना सेकंड में गाया जा सकता है? 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण की अगर बात करें कि जनगण मन का अंग्रेजी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस नाम से किया गया? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। तो क्या देखें, सबसे पहले राष्ट्रगान क्या था? जनगण मन। रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। यह बांग्ला गीत से लिया गया था। पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे। इसकी गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। संक्षिप्त में गाया जा सकता 20 सेकंड में। अंग्रेजी रूपांतरण किन्होंने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं किया था। किस नाम से किया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किस नाम से किया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। इसके अलावा यह तो राष्ट्रगान था। अब हम लोग राष्ट्रगीत देखते हैं। कौन देखेंगे? राष्ट्रगीत के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रगीत के बारे में अगर बात करें, राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत क्या है जी? वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। जो किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। कौन था? संस्कृत भाषा में। इसके रचयिता कौन थे जी? इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जो संस्कृत भाषा में रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। या बंकिम चंद्र ने इसको लिया कहाँ था? तो अपने उपन्यास आनंद मठ से लिया था। इसको कहाँ से लिया था? आनंद मठ से लिया गया था। अपने उपन्यास इन्होंने कहाँ से लिया था? आनंद मठ से इसको लिया था। इसको अपनाया कब गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को पहली बार अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने इसको कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। इसको पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन। पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पे गया था? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। तो 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। इसको गायन की अवधि कितना है? 65 सेकंड। कितना इसकी गायन की अवधि? 65 सेकंड। अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा जी? 1 मिनट 5 सेकंड ना। 1 मिनट 5 सेकंड हो जाएगा। इसका अंग्रेजी के अगर रूपांतरण की बात करें तो अंग्रेजी में रूपांतरण इसका किन्होंने किया था?
अरविंद घोष। किन्होंने किया था? अरविंद घोष ने। किन्होंने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने। किन्होंने किया था? अरविंद घोष ने। तो क्या क्या यहाँ पे हम लोग जाने? सबसे पहले राष्ट्रीय गीत के बारे में जाने। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। रचिता इनके कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, अपने आनंद मठ से इन्होंने लिया था। इसके बाद इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सैनी। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सैनी। इसमें कितना सेकंड तक इसकी गायन की अवधि है? 65 सेकंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड तक है। अंग्रेजी रूपांतरण किन्होंने किया था? अरविंद घोष ने किया था। किन्होंने किया था? अरविंद घोष। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। तो राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था 22 मार्च 1957। इसमें जो पहला माह होता, पहला माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। कौन होता है? चैत्र होता है। और आपका अंतिम महीना की बात करेंगे तो कौन होगा? फागुन होगा। अंतिम महीना कौन होता है? फागुन होती है। तो पहला माह चैत्र होता है और अंतिम महीना कौन होती है? फागुन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब कब से अंगीकृत किया गया था जी? तो राजकीय चिन्ह को अब अपनाया गया 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947। तो अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। यह लिया कहाँ से गया था? तो सारनाथ, सारनाथ के वाराणसी, सारनाथ के वाराणसी, सारनाथ के वाराणसी के अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ से। कहां से अपनाया गया था? अशोक स्तंभ से। तो सारनाथ के वाराणसी के अशोक स्तंभ से। तो क्या देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यह सारनाथ के वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था जी? कब किया था? आपका 22 जुलाई 1957 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। अब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात किया जाए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्या है जी? तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या आपका? तिरंगा है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के बारे में, तिरंगा के बारे में विशेष जानते हैं। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है जी? लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2 है। चलेंगे। इसका अगर सबसे ऊपर वाला कलर देखें तो कौन सा है? केसरिया। कौन सा है? केसरिया कलर का। कैसा है? केसरिया कलर का। इसका प्रतीक, इसका मतलब क्या होता है? शौर्य एवं बलिदान। किसका प्रतीक है? यह शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है। किसका? शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है। तो केसरिया कलर जो है ये किसका प्रतीक है? शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सा कलर मिलता है? सफेद कलर मिलता है। इसका प्रतीक है जी शांति एवं सच्चाई का। किसका है? शांति एवं सच्चाई का। शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। इसके बाद अगर आएंगे, अगर इसी के बीच में आपको एक नीला रंग, नीला कलर का चक्र पाया जाता है जी। किस कलर का पाया जाता है? नीला कलर का चक्र पाया जाता है, जिसमें कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली है। कितना है? 24 तिल्ली है। और यह चक्र, चक्र किसका प्रतीक है? तो निरंतर, निरंतर, निरंतर क्या है? प्रगति का प्रतीक। निरंतर प्रगति का प्रतीक है। चक्र क्या है? निरंतर प्रगति का प्रतीक है। लास्ट में कौन आता? हरा रंग। हरा किसका प्रतीक है? खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली एवं समृद्धि का। खुशहाली एवं क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। इसका डिजाइन, अगर पारंपरिक डिजाइनर की बात करें, पारंपरिक डिजाइन, पारंपरिक डिजाइन, पारंपरिक डिजाइन, पारंपरिक डिजाइन किन्होंने बनाया था? मैडम, मैडम भीखा जी, मैडम भीखा जी कामा, मैडम भीखा जी कामा के द्वारा। वहीं उसका, मैडम भीखा जी को कामा क्या कहा जाता है जी? क्रांति की माता, क्रांति की माता। मैडम भिखाजी कामा को क्या कहता है? क्रांति की माता। वहीं आधुनिक अगर डिजाइनर की बात करेंगे, आधुनिक डिजाइनर कौन है आपका? पेंगोली, पेंगोली, पेंगोली बेंकोया। कौन है? पेंगोली बेंकैया। कौन है? पेंगोली बेंकैया है।
चलेंगे। तो इतना जान लेते हैं। सबसे पहले तिरंगा का आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, लंबाई चौड़ाई कितना है? 3:4 है। केसरिया कलर किसका प्रतीक है? शौर्य एवं बलिदान। केसरिया कलर किसका प्रतीक है? शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देखें, इसमें आपका केसरिया के जस्ट आप नीचे कौन आता है? सफेद कलर आता है। सफेद किसका प्रतीक है? शांति एवं सच्चाई। किसका प्रतीक है? शांति एवं सच्चाई। उसके बीच में आपको नीला कलर का एक चक्र पाया जाता है, देखे होंगे तिरंगा के बीच में नीला कलर के चक्र पाया जाता है। चक्र में कितना तिल्ली होती है? 24 तिल्लियां होती है। यह चक्र किसका प्रतीक है? तो निरंतर प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निरंतर प्रगति का है। उसके जस्ट नीचे में हरा कलर आता, हरा किसका प्रतीक है? खुशहाली एवं समृद्धि का। किसका है? खुशहाली एवं समृद्धि। अगर बात किया जाए पारंपरिक डिजाइनर किनको माना जाता है तिरंगे का, तो मैडम भीकाजी कामा था, जिनको क्रांति की माता भी कहा जाता है। पारंपरिक डिजाइनर कौन थे? मैडम भीकाजी कामा, जिनको क्या कहा था? क्रांति की माता। आधुनिक डिजाइनर की बात करें तो कौन है? पेंगोली वेंकैया। कौन है आपका? पेंगोली वेंकैया। यहीं अगर बात करें हम लोग कि झुका हुआ झंडा जी, झुका हुआ झुका हुआ झंडा, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय 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 शोक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का। वहीं उल्टा झंडा, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय संकट या विपत्ति, राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का सब प्रतीक है। किसका? राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का। वर्तमान वर्तमान प्रधानमंत्री अगर पद पे रहते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अगर निधन हो जाए तो उसके लिए झंडे को कितना दिन के लिए झुका जाएगा? 12 दिन के लिए झुका दिया जाएगा। अब भूतपूर्व की अगर मृत्यु हो जाए तो कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए झंडे को झुका दिया जाता है। क्या देखे कि झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय झुका हुआ झंडा प्रतीक है राष्ट्रीय शोक का। किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का। झुका हुआ झंडा प्रतीक है राष्ट्रीय शोक का। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट एवं विपत्ति का। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट एवं विपत्ति का। और अगर बात किया जाए कि वर्तमान के प्रधानमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के हैं, राष्ट्रपति के, उनको पद पे रहते हुए निधन हो जाए तो कितना दिन के लिए झंडा झुक जाता है? 12 दिन के लिए राष्ट्रीय झंडा को झुका दिया जाता है। उसके बाद अगर भूतपूर्व का निधन हो जाए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो कितना दिन के लिए झंडा को झुकाया जाएगा? 7 दिन के लिए। कितना दिन के लिए झुकेगा? 7 दिन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रकार 22 जुलाई 1947 को अपनाया था जी। अभी जस्ट ही देखें, यह ऑप्शन आपका क्या है? सही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब आपका अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में आपका चक्र है, इसमें कितना तिल्ली है? 21 तिल्ली नहीं है जी। कितना? अभी पढ़े थे हम लोग 24 तिल्ली। कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना? 3:4 नहीं है। कितना है आपका? 3:2 है। तो इसमें केवल और केवल कौन सही है? एक सही है। केवल कौन सही है? एक सही, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। क्या कर रहा था अभी जस्ट हम लोग पीछे देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। उसके बाद दूसरा में क्या? राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में आपको 24 तिलियां हैं, यहाँ पे 21 दिया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई अनुपात कितना है? तो 3:4 दिया है। अगर चौड़ाई कहते तो चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2:3 बनेगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसके प्रतीक है जी? तो अभी जस्ट हम लोग देखें किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या कितना? मतलब चक्र की संख्या पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र पाया जाता है नीला कलर का, उसमें कितनी तिल्ली होती है? 24 तिल्लियां होती है। यह किसका प्रतीक होता है? निरंतर प्रगति का प्रतीक। किसका प्रतीक होता है? निरंतर प्रगति का प्रतीक होता है। तो यह चक्र जो होता है किसका प्रतीक होता है? निरंतर प्रगति का होता है। इसमें कितना तिल्लियां पाई जाती है? 24 तिल्ली पाई जाती है। कितना तिल्ली होती है? 24 तिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है जी? बाघ है, जिसको पेंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंथेरा टाइग्रिस। पेंथेरा पेंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। पेंथा टाइग्रिस कहा जाता है। क्या कहा था? पेंथेरा टाइग्रिस। तो बाघ को क्या कहा जाता है? पेंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसको पेंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है जी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है आपका? मोर है, जिसको पाबो क्रिस्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाबो क्रिस्टस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, जिसको क्या कहा जाता है? पाबो क्रिस्टस कहा जाता है। इसी में अगर जान लें, इसके अलावा हम लोग जान रहते हैं
राष्ट्रीय वाक अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय वाक भारत का क्या है, राष्ट्रीय वाक क्या हो जाएगा आपका, सत्यमेव जयंती, सत्यमेव जयंती क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयंती हो जाएगा। क्या है राष्ट्रीय वाक, क्या है, सत्यमेव जयंती। इसके अलावा राष्ट्रीय दस्तावेज अगर पूछे कि राष्ट्रीय दस्तावेज, राष्ट्रीय दस्तावेज अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है भारत का, श्वेत पत्र है। क्या आपका श्वेत पत्र है, राष्ट्रीय दस्तावेज भारत का क्या है, श्वेत पत्र है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय अगर पुष्प की बात करें, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। क्या है राष्ट्रीय पुष्प, क्या है, कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। नेल्बो न्यूसीफेरा गार्टन, हाँ कमल का क्या होता है, नेल्बो न्यूसीफेरा गार्टन होता है राष्ट्रीय। अब आता है राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, राष्ट्रीय वृक्ष जी, राष्ट्रीय वृक्ष कौन होता है, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन होता है, बरगद, जिसको क्या कहा जाता है, फाइकस बेथालिसस। क्या कहा था, फाइकस बेथालिसस। उसके अलावा देखें राष्ट्रीय अगर फल, राष्ट्रीय फल की बात करें, राष्ट्रीय फल भारत का क्या है, तो आम है। राष्ट्रीय फल क्या, आम है। मैंगो फैरो इंडिका, मैंगो फैरो इंडिका कहा जाता है, राष्ट्रीय फल हो गया। अगर राष्ट्रीय नदी की बात करें, राष्ट्रीय नदी कौन है आपका, गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, 4 नवंबर 2008 को। कब मिला था, 4 नवंबर 2008 को। कब मिला, 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन को मान्यता कब मिला था, 5 अक्टूबर ना, 5 अक्टूबर 2009 को। कब मिला था, 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन को कब मिला, 5 अक्टूबर 2009 को। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय राष्ट्रीय विरासत पशु कौन आता है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन आता है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन होता है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी। हाथी को मिला 22 अक्टूबर 2010 को। कब मिला, 22 अक्टूबर 2010 को। चलेंगे यहाँ पे क्या क्या जाने। राष्ट्रीय वाक, भारत का राष्ट्रीय वाक क्या है, सत्यमेव जयंती। भारत का राष्ट्रीय वाक क्या है, सत्यमेव जयंती। राष्ट्रीय दस्तावेज की बात करें तो क्या है, श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। राष्ट्रीय फल क्या है, आम। राष्ट्रीय फल क्या है। राष्ट्रीय नदी की बात करें, राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, 4 नवंबर 2008 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है आपका, डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला, 5 अक्टूबर 2009 को। कब मिला था, 5 अक्टूबर 2009। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला, 22 अक्टूबर 2010 को। कब मिला था, 22 अक्टूबर 2010 को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है जी, क्या था, कमल था ना। राष्ट्रीय पुष्प क्या था, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या था, कमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपका क्या आता है, राज एवं संघराज क्षेत्र। राज एवं क्या आता है, संघराज क्षेत्र, यही था क्वेश्चन। हाँ, अब अगला क्या आ रहा है आपका, अगला टॉपिक है राज एवं संघ क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, राज्य एवं संघ क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन था, सबसे पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात की बात करें तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। गुजरात की स्थापना कब हुआ, 1 मई 1960 को। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड राज्य कब बना, 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य बना था 1 दिसंबर 1963। हरियाणा राज्य गठित कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य गठित हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश राज्य बना, 25 जनवरी 1971 को। मेघालय राज्य कब बना था, 21 जनवरी 1972। मेघालय राज्य बना 21 जनवरी 1972। मणिपुर भी बना था 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा कब बना, 21 जनवरी 1972। सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975। सिक्किम कब बना, 16 मई 1975। मिजोरम की बात करें तो 20 फरवरी 1987। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। उसके बाद गोवा कब आता, 30 मई 1987। गोवा कब राज्य बना,
30 मई 1987। क्या क्या देखे यहाँ पे? आंध्र प्रदेश पहली बार गठित होने वाला, भाषा के आधार पर राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953। गुजरात राज्य कब बना? 1 मई 1960। नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963। हरियाणा गठित हुआ 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश। मेघालय की बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद मेघालय हो गया। मणिपुर की बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा भी बना था 21 जनवरी 1972। सिक्किम राज्य गठित हुआ 16 मई 1975। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। और गोवा कब बना? 30 मई 1987। अगला राज्य की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे 13 नंबर पे कौन आता है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य कब गठित हुआ था? तो 1 नवंबर 2000। छत्तीस राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड गठित हुआ था 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000। झारखंड की स्थापना कब होती है? 15 नवंबर 2000। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। अगला आएंगे, अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया जी। तो भारत तथा इंडिया क्या हो जाएगा? भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? भारत तथा इंडिया के नाम से। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है जी? भारत राज्यों का संघ है। 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 किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में। तो इसका अगर देखेंगे इसको क्या हो जाएगा? इंडिया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या हो जाएगा? इंडिया इज एन ए स्टेट। क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। तो भारत राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया। किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया। अगर इसमें देखा जाए तो अगर जो भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे कोई भी राज्य, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। क्योंकि इसको भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको विलय के माध्यम से मिलाया गया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा किसके द्वारा मिलाया गया था? विलय के माध्यम से मिलाया गया था। भले ही अगर बात करें यहाँ तो राज्यों का पहले से जो राज्य है उसका क्या किया जा सकता? आपका अगर इसमें बात करेंगे तो जो पहले से आपका राज्य विद्यमान है, एक भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में क्या हुआ? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जे यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता क्योंकि इसको संविधान सभा के द्वारा विलय के माध्यम से मिलाया गया। इसके पीछे कारण क्या आपका? अगर यहाँ पे देखें, परंतु प्रादेशिक अखंडता की बात करें, प्रादेशिक अखंडता की गारंटी नहीं है जी। प्रादेशिक अखंडता की कोई गारंटी नहीं है। प्रादेशिक अखंडता की कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे बात आती कि प्रादेशिक अखंडता का मतलब क्या कह रहा है? जो जैसे कि अगर पहले होता ना, कोई राज्य को विघटित करके दूसरे राज्य को गठन किया जाता। मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें या बिहार ही झारखंड देख लीजिए, तो बिहार से पुनर्गठित करके कौन सा राज्य बनाया गया? झारखंड बनाया गया। तो वही बात कर रहा है कि परंतु प्रादेशिक अखंडता की कोई गारंटी नहीं है। मतलब राज्य को विभाजित करके पुनर्गठित करके किसी और राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है जी? भारत भारत विनाशी भारत विनाशी राज्यों का, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी अविनाशी संघ है जी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्या देखे? भारत विनाशी राज्यों को अविनाशी संघ है। मतलब क्या हुआ? पहले से जो विद्यमान यहाँ पे राज्य है उसको पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश से कोई भी राज्य यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का क्या है? अविनाशी संघ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो अभी क्या देखें हम लोग जी? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का क्या है? यूनियन है। इंडिया इज स्टेट था ना आपका, यूनियन हो जाएगा। राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। 29 क्या कहता है? संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है जी?
तो अनुच्छेद 3 के तहत कौन से तहत? अनुच्छेद 3। अगर यहाँ पे बात करें अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 1 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया आपका? राज्यों की परिभाषा, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कहाँ पे मिलता? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में अगर बात किया जाए तो नए राज्य का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में क्या होती है आपका? पहले से जो विद्यमान राज्य है, पहले से जो विद्यमान राज्य है उसको पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता। हाँ, नामों में भी परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता। अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में कहा गया यह दोनों में जो आपका विधेयक लाया जाएगा वह किस आधार पर पारित होगा? साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा पारित होगा? साधारण बहुमत के द्वारा पारित कराया जाएगा। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा जी। तो क्या देखे, नए राज्य और आपका 2 और 3 के लिए जो संविधान संशोधन लाया जाएगा उसको किस आधार पर पारित किया जाएगा? साधारण बहुमत के द्वारा था 2/3 बहुमत से। कितना से हो जाएगा? साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाएगा। कितना बहुमत, किस आधार पर किया जाएगा? साधारण बहुमत के। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है जी? सांसद में। कोई भी नए राज्य बनाने के लिए कौन स्वतंत्र है? सांसद। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? आपका सांसद में निहित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 में भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है? वह भी किनको है? सांसद को ही है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? सांसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 क्या कहता है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त है आपको? यह भी किसमें है? सांसद में। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपका सांसद में ही निहित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है जी? यह भी किसको है? सांसद को ही है। तो हम लोग सभी अनुच्छेद को देखे थे 1 से 4 तक। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किनको दिया गया? सांसद को दिया गया। अगला क्वेश्चन की इस सारे ऑप्शन का डिस्कस करेंगे, ये सब का जब टॉपिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसी बहुमत चाहिए जी? एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन में के लिए कैसी बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए ना। कैसी बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए बनेगा। उसके अलावा अगर देखें क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत, कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन होनी चाहिए, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? बी नंबर। इसमें कौन सी आवश्यकता होती है? साधारण संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सांसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम लोग जान चुके थे पिछले में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितना बना था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब यहाँ पे क्या था आपका कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा इसमें? 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974। सिक्किम राज्य एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है? 38 में भी वही दिया है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था कब? 1975 में। यह कौन सा संविधान? यह 36वें संविधान संशोधन था जी। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था किनको? सिक्किम को। तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था आपका 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। इसके अलावा हम लोग राज्य के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन राज्य कैसे कैसे निर्माण किया गया है। सबसे पहले देखेंगे 1960 में जी। 1960 में बंबई का पुनर्गठन करके, गेट को लगा देंगे, 1960
1960 में बंबई राज का पुनर्गठन किया गया। 1960 में बंबई राज का 1960 में बंबई राज का पुनर्गठन करके दो राज का निर्माण किया गया जी। एक था आपका महाराष्ट्र राज, एक पहला कौन हुआ महाराष्ट्र, दूसरा कौन बना था गुजरात राज। कौन बना था गुजरात बना था। तो 1960 में बंबई राज का पुनर्गठन करके दो राज का निर्माण किया गया। उसके बाद 1962 में नागालैंड राज अधिनियम लाया गया था। नागालैंड 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 राज अधिनियम लाया गया था। नागालैंड राज अधिनियम कब लाया गया था? राज अधिनियम 1962 में। कब लाया गया? 1962 में। लेकिन राज या बना कब जी? राज कब बना है? 1 दिसंबर 1963 को। कब बना? 1 दिसंबर 1963। तो नागालैंड राज अधिनियम आया था 1962 में, लेकिन यह राज बना था 1 दिसंबर 1963। इसके अलावा अगर देखें 1962 में गोवा, 1962 में गोवा दमन द्वीप, दमन द्वीप, गोवा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जी थी। केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1962 में गोवा और दमन द्वीप को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके अलावा देखें 1966 में पंजाब राज का पुनर्गठन किया गया। 1966 में पंजाब राज का पुनर्गठन करके इसमें दो राज और एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। दो राज कौन था इसमें? एक तो पंजाब बना, दूसरा कौन बना आपका? हरियाणा। कौन बना? हरियाणा बना। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? चंडीगढ़। कौन बना था? चंडीगढ़। यह आपका केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो 1966 में पंजाब राज का पुनर्गठन करके दो राज और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दो राज कौन था? पंजाब हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन था? चंडीगढ़। इसके अलावा देखें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज अधिनियम, हिमाचल प्रदेश राज अधिनियम, हिमाचल प्रदेश राज अधिनियम कब आया था? 1970 में आया था। कब आया था? 1970। लेकिन राज बना था 25 जनवरी 1971 को। कब बना था? 25 जनवरी 1971 को। तो हिमाचल प्रदेश राज अधिनियम 1970 में आया था, लेकिन यह राज कब बना? 25 जनवरी 1971 को। कब बना? 25 जनवरी 1971 को। तो क्या देखिए, पहला 1960 में बंबई राज अधिनियम महाराष्ट्र, बंबई राज अधिनियम कब आया? 1960 में। बंबई का पुनर्गठन किया गया 1960 में। दो राज बना महाराष्ट्र और गुजरात। कौन बना? महाराष्ट्र और गुजरात। 1962 में नागालैंड राज अधिनियम आया, लेकिन नागालैंड को राज का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर 1963 को। 1962 में गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1966 में पंजाब राज का पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज अधिनियम कब आया था? 1970। हिमाचल प्रदेश राज अधिनियम कब आया था? 1970 में। लेकिन इसको राज का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। कब दिया गया? 25 जनवरी 1971। अब इसके आगे हम लोग के अलावा देखेंगे तो अब पूर्वोत्तर राज अधिनियम कौन आएगा? पूर्वोत्तर राज अधिनियम, पूर्वोत्तर राज अधिनियम की बात करें, पूर्वोत्तर राज अधिनियम कब आया था? 1971। पूर्वोत्तर राज अधिनियम कब आया था? 1971। इसके तहत 3 राज बनाया गया था। कौन कौन? मणिपुर और कौन था? त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। कब बना था जी? मेघालय। यह बना था 1972 में जाके। कब बना था? 1972। पूर्वोत्तर राज अधिनियम आया था 1971 में, लेकिन 1972 में जाकर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज का गठन हुआ था। उसके अलावा देखिए 36 में संविधान संशोधन होता है 1975। 36 में संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज के रूप में गठित किसको किया गया था? सिक्किम राज को। किसको बनाया गया था? सिक्किम राज को। तो 36 में संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज कौन बनता है? सिक्किम राज बनता है। इसके अलावा अगर बात करें 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज अधिनियम आया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज अधिनियम आया था। अरुणाचल प्रदेश राज अधिनियम। तो 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज अधिनियम आया था, लेकिन यह दोनों राज गठित कब हुआ था जी? 20 फरवरी 1987 को। यह दोनों राज गठित हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसके अलावा देखें, अगर गोवा की बात करें तो गोवा राज कब बनता है?
30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को कब बनता है? 30 मई 1987 गोवा राज्य बनता है 30 मई 1987। क्या देखे, पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया? 1971 में। 1972 में 3 राज्य गठित किया गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य किसको बनाया गया? सिक्किम को। 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम आया। 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम आया और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश राज्य बना 20 फरवरी 1987 में। गोवा राज्य का बना 30 मई 1987 को। इसके अलावा अगर बात करें आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का बना था आपका 1 नवंबर 2000। किससे टूटा था जी? आपका मध्य प्रदेश से पुनर्गठित हुआ था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके आपको उत्तरांचल बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया। यह कब बना? आपका 9 नवंबर 2000 को। कब बना? 9 नवंबर 2000। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को किया गया। इसके बाद बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 आपको कौन बना था राज्य? 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड राज्य बना था। कौन बना था? झारखंड राज्य बना। उसके बाद देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन पुनर्गठन कर याद गया था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। इससे कौन सी राज्य बना था? तेलंगाना राज्य। कौन सी राज्य बना था? तेलंगाना राज्य बना था। कौन बना था? तेलंगाना राज्य। क्या देखे यहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन किसका किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके बनाया गया था। कौन? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 2000। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया और कौन बनाया गया? उत्तरांचल। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। कब किया जाता? 9 नवंबर 2000 को किया जाता है। जिसमें कौन सी राज्य बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तराखंड। कब किया गया? 1 जनवरी 2000 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2007। उसके बाद आता बिहार राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को। जिससे कौन सी राज्य का निर्माण किया गया था? झारखंड राज्य बना था। कौन बना था? झारखंड राज्य बना था। इसके बाद हम लोग देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके कौन सी राज्य का निर्माण किया गया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके कौन सी राज्य बनाया गया? तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का पुनर्गठन तेलंगाना राज्य का बना 2 जून 2014। तो तेलंगाना किससे अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और कब बना? 2 जून 2014 को बना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 होगा ना। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? यहाँ पे आपको राज्य के बारे में दिया हुआ था। इसके बारे में हम लोग पीछे भी देखे तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में। कब होता है? 1953। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में 1 अक्टूबर को। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का गठन कब हुआ? 1956 में 1 नवंबर को। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में 1 मई को। और नागालैंड राज्य का गठन 1963 में 1 दिसंबर को। हरियाणा राज्य का गठन कब होती है? 1966 में 1 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में 25 जनवरी को। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ? 1972 में 21 जनवरी को। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थापना कब हुआ? आपका 1975 में 16 मई को। अरुणाचल प्रदेश राज्य की गठन कब किया गया था? 1987 में 20 फरवरी को। इसके आगे आपका राज्य आ जाएगा, इसमें कौन था आपका? अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1987 में 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की बात करें तो यह कब बना था आपका? उत्तराखंड का बना था 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड का बना था 15 नवंबर 2000। चलेंगे आगे कोई क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब आता है आपका नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता की बात आ रही है तो नागरिकता की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो किस में हो जाएगा? भाग 2 में। किस में हो जाएगा? भाग 2 में। नागरिकता का संबंध किससे है? भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा।
तो अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ था, कि अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद अगर 5 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 5 में क्या है, इसकी परिभाषा दिया गया। क्या दिया गया? परिभाषा। अर्थात यहाँ पे ध्यान रखेंगे भारत के संविधान, भारत के संविधान, भारत के संविधान लागू होने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो 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 भारत राज्य का क्या हो, वासी हो, भारत राज्य का अधिवासी हो, भारत राज्य का अधिवासी हो। मतलब संविधान लागू, या दूसरा बात कह सकते हैं जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा हो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में यही परिभाषा है। अनुच्छेद 6 की बात अगर कर रहे हैं तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है 19 जुलाई 1948 में यह बतलाया गया कि भारत पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए उसको कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिसका वर्णन तो हम लोग इसमें देखें। उसका कारण क्या होनी चाहिए? दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत का अधिवासी हो, या कौन सा अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिराज में वर्णन किया गया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत का अधिराज क्षेत्र है उसके अंतर्गत किसी दादा दादी नाना नानी का जन्म हुआ हो तो उसको 19 जुलाई 1948 से पहले तो उनको आपको अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या जाने, अनुच्छेद 5 में कहा रहा था संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले रहा तो वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 6 में हो गया 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आएंगे उसको भी कुछ शर्तों के पहले भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 की बात करें तो कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनः वह भारत आ गए तो उसको भी 19 जुलाई, वह कब आ गए हैं? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वह भारत आ चुके हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले वह अगर भारत आ चुके हैं तो उसको भी कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। शर्त क्या है? दादा दादी नाना नानी में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, और वह भी कौन सा राज्य? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो वर्णन किया गया है उसके अंतर्गत आना चाहिए। अब आती है अनुच्छेद 8 की अगर बात करें, अनुच्छेद 8 में क्या है आपका? विदेश। अगर भारत की कोई नागरिक है वह विदेश चला गया किसी कारणवश और पुनः वह भारत आते हैं तो उसको कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। वह भी शर्त क्या रहेगा? दादा दादी नाना नानी माता पिता में से कोई भारत का निवासी रहा हो। उसके बाद आती है अनुच्छेद 9 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में कहा गया किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेता है, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसको भी अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसका स्वतः ही नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद अगर 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 क्या कहता? भारत के नागरिकों को नागरिकता संबंधी अधिकार बना रहेगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि भारत के नागरिकों को नागरिकता संबंधी अधिकार बना हुआ रहेगा। वहीं बात आती है अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 में कहा गया नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा? सांसद के पास। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा? सांसद के पास होगा। तो यह नागरिकता का टोटल अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 में। सबसे पहले हम लोग 5 में क्या देख लिए, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। 5 में हम लोग देखे कि भारत के संविधान लागू होने पर वह व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे जो भारत का अधिवासी रह चुके हो। उसके बाद अगर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहे हो तो वह भारत के नागरिक कहलाया जाएगा अनुच्छेद 5 के अनुसार। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो उसको कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। शर्त क्या है? दादा दादी नाना नानी माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। उसका भी वर्णन किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिराज के अंतर्गत आता है। वहीं पे बात आती है अनुच्छेद 7 की बात करें। अनुच्छेद 7 में कहा गया कुछ कारण से व्यक्ति
भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पुनः 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से फिर वह कहाँ पे आ गए, भारत में आ गए। उसको भी कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। वह शर्त क्या रहेगा, दादा दादी नाना नानी माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिराज के अंतर्गत। उसके बाद आती है अनुच्छेद 8 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 8 में किसी कारणवश भारत के नागरिक विदेश में जाकर बस गए और पुनः वह भारत आते हैं तो उसको भी कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेता है भारत के नागरिक तो स्वतः ही भारत की नागरिकता उसका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि भारत के नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार बना हुआ रहेगा, भारत के नागरिकों का नागरिकता संबंधी अधिकार बना हुआ रहेगा। और अनुच्छेद 11 में कहा गया, अनुच्छेद 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगी, सांसद के पास होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ अब यहाँ पे अगर बात करें कि नागरिकता को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है 5 तरह से। नागरिकता को 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला हो जाएगा जन्म के आधार पर, पहला कौन हो गया, जन्म के आधार पर, पहला हो जाएगा जन्म के आधार पर नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा वंश परंपरागत के द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा, वंश परंपरागत के द्वारा। तीसरा हो जाएगा पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण, तीसरा क्या हो जाएगा, पंजीकरण के द्वारा। और चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा देशीकरण के द्वारा, क्या हो जाएगा, देशीकरण के द्वारा। और पांचवा हो जाएगा अर्जित भूभाग के द्वारा, अर्जित भूभाग के द्वारा, अर्जित भूभाग के द्वारा। तो क्या जाने नागरिकता को 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता को कितने तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 5 तरह से। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा क्या हुआ, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म, मान लीजिए जन्म का आधार का कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका जन्म भारत में ही हुआ वो तो जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। वंश परंपरा का मतलब क्या हुआ कि जिसका माता पिता नाना नानी दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको भी वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। तीसरा चौथा क्या कहता है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। अर्जित भूभाग का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए किसी भी भूखंड को अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वहां पर जितने भी बसे हुए नागरिक होंगे तो वह कहाँ का नागरिक कहलाएगा, भारत के नागरिक कहलाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, भारत के नागरिक। अब आता है इसको त्याग कितने तरह से सकते हैं, तो भारत की नागरिकता त्याग या समाप्ति की बात करें तो इनका 3 तरह से होता है। कितना तरह से होता है, 3 तरह से। भारत की नागरिकता को 3 तरह से त्यागा जा सकता है। पहला आता है किसी अन्य देश की, किसी अन्य देश की अगर नागरिकता को आप ग्रहण कर लेते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा आता है स्वेच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग। स्वेच्छा से क्या आता है, नागरिकता का परित्याग। अगर स्वेच्छा से आप भारत की नागरिकता का परित्याग करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा आता है सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा नागरिकता वंचित कर देना, सरकार के द्वारा नागरिकता से वंचित कर देना। तो नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है 3 तरह से। किसी अन्य देश की अगर नागरिकता को आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या देखें, स्वेच्छा से नागरिकता, अगर आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग करना चाहते हैं तो वह भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा आता है अगर किसी देशद्रोह के अपराध में भारत अगर सरकार के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो सरकार इसकी नागरिकता को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कहता, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जी जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग को सम्मिलित करके, भारतीय बैंक में जमा धन करके। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा तो देखे थे जन्म के आधार पर, देशीकरण के द्वारा, भूभाग के द्वारा, और 2 गो इसमें कौन था आपका, जन्म, देशीकरण, आपको एक वंश परंपरा था ना, वंश परंपरा के द्वारा, और दूसरा कौन था आपका, पंजीकरण के द्वारा। कौन था, पंजीकरण के द्वारा। तो हम लोग भारत की नागरिकता को टोटल 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक हो गया जन्म आधार पर, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग को सम्मिलित करने पर। चौथा हो गया वंश पर द्वारा। पांचवा कौन हो गया, पंजीकरण के द्वारा। यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके हम भारत की नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 43 क्या कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष तक रहना पड़ेगा, 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। कितना वर्ष तक रहना पड़ेगा, 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, नागरिकता, नागरिकता विधेयक 2019, नागरिकता विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था,
11 दिसंबर 2019 को कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019। तो नागरिकता विधेयक 2019 संसद में कब पेश किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। 45 क्या कहता? नागरिकता कानून कब पारित हुआ? सॉरी, यहाँ पे नागरिकता कानून कब पारित हुआ था आपका? तो 11 दिसंबर 2019 को। कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को ही पारित हुआ था। नंबरिंग गलत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है यहाँ पे? नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेश अवैध और प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान बांग्लादेश, यही होगा जी, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करने के लिए आया था। नहीं, डी होगा इसका। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य होगा अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करने से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 19 आपका आता है मूल अधिकार जी। मौलिक अधिकार की शुरुआत होती है यहाँ से। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का वर्णन कौन सी भाग में है? भाग आपका 3 में। किस में है? भाग 3 में। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। या अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 12 से 35 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। तो मूल अधिकार की बात करेंगे तो इसको भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहा क्या रहा है? 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था? कराची अधिवेशन में। कहां से हुआ था? कराची, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह कहां पे था आपका? कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए मौलिक अधिकार के हम लोग सभी आर्टिकल को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार के अगर बात करेंगे 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग देख लेंगे। अब देखेंगे हम लोग नागरिकता मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद को जान लेते हैं। तो आपका अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 12 से 35। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। कल भी हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़े थे। अनुच्छेद की बात करेंगे तो केवल आज मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें क्या है? विधि के समान समानता। मतलब ध्यान रखेंगे 6 प्रकार का अधिकार आता है ना। पहला कौन था? समानता का अधिकार। कौन था? समानता का अधिकार। कहां से कहां तक था? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। कहां से कहां होगा? 14 से 18। उसके बाद दूसरा क्या होता? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाए तो कहां से कहां हो जाएगा? अनुच्छेद 18 से 19 से क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 19 से क्या हो जाएगा? 22। तीसरा क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा में क्या हो जाएगा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक होगा? 23 से लेकर 24। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा कौन आता आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक हो जाएगा? 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा आ जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से कहाँ हो जाएगा? 30 तक। उसके बाद छठा कौन हो जाता? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 32 में। तो क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें 6 प्रकार की मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32 में। चलिए अब हम लोग समानता के अधिकार से शुरू करते हैं। तो समानता के अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून होगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या आधार के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अब आता है अनुच्छेद 16। 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 27 की बात करें तो इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 27 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 28 में क्या है? अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? आपका वाक एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में आपका 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। 19 में कितना प्रकार का मौलिक अधिकार रहेगा? 6। पहले था आपका 7 गो, लेकिन संपत्ति के अधिकार को निकलने के बाद कितना बचा है? 6 गो। सबसे पहला कौन आता? 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का क्या हो जाएगा? ई, उसके बाद क्या हो जाएगा? 19 का जी। ए में कहेंगे तो बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 का ए में। 19 के बी में क्या है आपका? बिना हथियार, बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है आपका? अनुच्छेद 19 के डी में, और सॉरी सी में है ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में है। और डी में क्या हो जाएगा? आवागमन, देश में कहीं भी आप घूमने के लिए स्वतंत्र है जी। आवागमन की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? अनुच्छेद 19 के डी में। ई में क्या है आपका? बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 के ई में। और जी में क्या है? जीविका चलाने का अधिकार। जीविका चलाने का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 19 के जी में दिया गया। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 में। अगर 20 की बात करेंगे, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में है कि आपका अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में क्या होगा? शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के लिए, कितना वर्ष है? 6 से 14 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार, मतलब मानव का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो 14 वर्ष से कम बच्चे, 14 वर्ष से छोटे बच्चे को जोखिम भरक काम में नहीं रख सकते। अनुच्छेद 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए आप पूरा तरह से स्वतंत्र है। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। कौन सा अनुच्छेद में है? 25 में कहा गया। अनुच्छेद 26 की बात करें तो क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों मतलब धर्म को चलाने के लिए आप पैसे की इकट्ठा कर सकते, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 26 में। 27 में क्या था? अनुच्छेद 27 कहता है राज किसी भी सॉरी राज किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 27 कहता है। 28 में क्या है? किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29 की बात करेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। और लास्ट में अनुच्छेद 32 क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह था आपका मौलिक अधिकार। अब हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित आपका टोटल क्वेश्चन को। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रशय दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किया था। कृषि मिशन 1942 ने मूल अधिकार के प्रश्न दिए थे। तो क्या बन जाएगा? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? 49 कहता है मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित शब्द में कहते एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष घटनाएं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। क्वेश्चन क्या है? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण के किसी विशेष घटनाएं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे उसे आप संविधान के स्थानीय बनाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार क्या है आपका?
वाद योग है। मौलिक अधिकार क्या आपका? वाद योग। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग। मतलब मौलिक अधिकार का मतलब क्या? वाद योग का कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होनी चाहिए मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी होता है। वहीं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अब यह पांचों प्रकार का रीट है कौन? सबसे पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा कौन हो जाएगा आपका? परमादेश। कौन हो जाएगा? परमादेश। दूसरा कौन हो जाएगा? परमादेश। तीसरा अगर बात करें, तीसरा कौन हो जाएगा? आपका उत्प्रेषण। कौन हो जाएगा? उत्प्रेषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्प्रेषण। चौथा बात करें, कौन हो जाएगा? प्रतिषेध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रतिषेध। और पांचवा बात करेंगे तो अधिकार परीक्षा। कौन हो जाएगा? अधिकार परीक्षा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अधिकार परीक्षा हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अगर लगता है गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको न्यायालय में उपस्थित कराया जाए, उसके लिए कौन सा अभिलेख जारी होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है। परमादेश की अगर बात करेंगे तो परमादेश क्यों जारी होता है? तो परमादेश उस व्यक्ति के लिए जारी होता है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं। अगर कोई सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्या जारी होता है? परमादेश जारी होता है। अब आता है सबसे पहले प्रतिषेध देख लेंगे। तो प्रतिषेध का होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई निर्णय को सुनाने का काम करता है, मतलब सुनाने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पे वह शीर्ष न्यायालय उसको रोकता है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें क्योंकि यह आपका मामला के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। तो रोकने का मामला किसमें आता है? प्रतिषेध। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय सुनाने का काम करता है तो उसको रोकने का काम प्रतिषेध लेख के द्वारा किया जाता है शीर्ष न्यायालय। अब आता उत्प्रेषण की अगर बात करें तो उत्प्रेषण में क्या होती है? अगर कोई मुकदमा अधिक दिन से लंबित पड़ा हुआ है, कोई मुकदमा अधिक दिन से लंबित पड़ा हो तो शीर्ष न्यायालय अपने पास मंगवा कर उसमें क्या करेगा? जल्दी से निपटारा करेगा। दूसरी बात उत्प्रेषण में यह भी याद रख सकते हैं कि मान लिया जाए अधीनस्थ न्यायालय किसी फैसला को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सुना दिया तो उसको निरस्त करने का अधिकार किनके पास होगा? शीर्ष न्यायालय के पास। किनके पास होगा? शीर्ष न्यायालय के पास। उसके बाद आता अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा क्यों जारी किया जाता है? तो कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर लिया था, कोई व्यक्ति किसी पद को सार्वजनिक तरह मतलब किसी सार्वजनिक पद को गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए क्या जारी होता है? अधिकार परीक्षा। और तब तक उस पद पर वो कार्य नहीं कर सकता है जब तक क्या होगा कि वह सही ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दे देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 51। 51 क्या कहता है? मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकती है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। इसमें अगर बात करें तो 20 और 21 को छोड़कर जी, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकालीन स्थिति में निलंबित इसको किया जा सकता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 में क्या कहता? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? कहां से कहां तक देखे थे? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 53। 53 करदा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है जी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद बनाने का कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 13। कौन प्रदान करता? अनुच्छेद 13। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें था? अनुच्छेद 32 में था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? 54 में है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया था। यह कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 14 से 18। समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 55। 55 पे है मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने।
तो यह भार याचिका पर है, यह वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी होगा। तो कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहती है? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था जी, कब? 1 अप्रैल, आपका 1 अक्टूबर होगा ना, 1 अक्टूबर 2010 भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, 1 अक्टूबर 2010 को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है जी? तो निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार, कानून का अधिकार, कौन हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित है जी। तो हो जाएगा यह मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष देखे थे ना, 6 से 14 वर्ष अनुच्छेद 21 के क में जो दिया गया था, अनुच्छेद 21 का ए कहिए या 21 के क में आपको 6 से 14 वर्ष की चर्चा की गई, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी नंबर। क्वेश्चन 59 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित था? तो शोषण से कौन था? अनुच्छेद 23 था ना। अच्छा, शोषण हो जाएगा। छोटे बच्चे 14 वर्ष से किस में आ जाएगा? आपका 24 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित? अनुच्छेद 24। यहाँ पे अगर बात करता कि मानव का दुर्व्यवहार बलात्सर्म नहीं कराया जा सकता, तो किसमें हो जाता? अनुच्छेद 23 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे। 60 क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन के निषेध करता। ऐसा निषेध क्या है जी? पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, अनुयुक्ति निषेध, कौन हो जाएगा? पूर्ण निषेध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों को प्रतिबंधित करता है, कौन होगा? पूर्ण निषेध होगा। क्वेश्चन नंबर 61 आती है। 61 क्या कहता है आपका? किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद खंड 20 के 3 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 20 खंड के 3 में। तो किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध आपका गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 20 के खंड 3 में दिया गया। अब आती क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराधों के लिए दोषहित के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 20 में दिया। किस में दिया गया? अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक आपका सजा नहीं दे सकते, और जो उस समय कानून था, जो अब अपराध हुआ था, जो उस समय कानून था, उसी के आधार पर उसको सजा दी जा सकती। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकते हैं। कितना माह के लिए जी? 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकती है 3 बार। यहाँ पे कई कानून लाए गए थे इसके लिए, तो देखेंगे सबसे पहला कानून कौन था आपका? निवारक निरोध अधिनियम। पहला हो जाएगा निवारक निरोध, निवारक अधिनियम। अधिनियम पहला कब आया? 1949 में आया। इसको समाप्त किया गया था 1969 में। कब किया गया? 1969। उसके बाद दूसरा आया आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की बात करें तो कब आया? 1971 में। कब आया? 1971। और समाप्त किया गया इसको 1979 में समाप्त कर दिया है। हाँ, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसी को मीसा के नाम से जाना गया है। मीसा, क्या कहा गया? मीसा कानून। तीसरा बात करेंगे विदेशी, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं सरकारी निरीक्षण, सरकारी निरीक्षण अधिनियम यह आया था 1974 में। कब आया था? 1974 में। चौथा बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम कब आया था? 1980 में। कब आया? 1980। इसके बाद देखेंगे
आतंकवादी, आतंकवादी एवं आतंकवादी, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी विरोधी अधिनियम, विरोधी अधिनियम, विरोधी अधिनियम कब आया? 1985 में। कब आया? 85 में, जिसका नाम क्या था? टाडा। क्या नाम पड़ा? TADA, टाडा। क्या नाम हुआ? टाडा। यह समाप्त हुआ था 1995। इसके अलावे देखे तो एक पोटो आया था, कोटा। कोटा कब आया था आपका? 2002 में, और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। चलेंगे देखेंगे यहाँ पे क्या क्या देखे हम लोग अनुच्छेद। अगर यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकते 3 माह के लिए। इसमें पहले कौन देखे? निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम कब आया? 1949 में। निवारक अधिनियम कब आया था? 1949 में। समाप्त कब किया गया था इसको? 1969 में। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की बात करें, जिसको कहते हैं मीसा, इसी समय मीसा भारती का जन्म हुआ था। इसीलिए इसी कानून को लाने के समय तो मीसा भारती का जन्म हुआ, इसीलिए मीसा का नाम क्या रखा? मीसा भारती, जो लालू की आपका पुत्री होती है। उसके बाद अगर बात करेंगे विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम की बात करें, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974। विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम की बात करें तो कब आया? 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम कब आया? 1980 में। आतंकवादी विध्वंसकारी विरोधी अधिनियम आया 1985 में, इसको समाप्त किया गया 1995। आतंकवादी विध्वंसकारी विरोधी अधिनियम 1985 में, जिसको टाडा के नाम से जाना गया, ये 1995 में आया। उसके बाद पोटो कब आया था? 2002 में, समाप्त किया गया 2004 में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 64। 64 में क्या कहता है? प्रिवेटिव, वही है, प्रिवेटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए कितना दिन तक बनाया जा सकता है जी? 3 माह तक के लिए बंदी बना सकते हैं। कितना दिन के लिए बना सकते हैं? 3 माह के लिए बंदी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? 65। 65 का रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को द्वारा कृपान धारण करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया? अनुच्छेद 25 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया? अनुच्छेद 25 के तहत। इसके अलावा 24 में जान रहे थे, 14 वर्ष से छोटे बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं रखा जाएगा। 26 में क्या था? कि धार्मिक कार्य की प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया। 27 में कहा गया था कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बात नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहती है? 66 कहता है भारतीय संविधान को मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषा अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषा और निर्जतीय अल्पसंख्यक। तो ऑप्शन कौन बनेगा? 3, धार्मिक भाषाई और अल्पसंख्यक को। क्वेश्चन आता है 67। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है जी? तो किनको हो जाएगा? भारत के सभी न्यायालय, भारत के संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को दिया गया। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को दिया गया। किनको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। किनको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 68 पे। 68 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान की अभिभावक कहा जाता है जी? तो संविधान के अभिभावक किनको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय को ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे उच्चतम न्यायालय की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? 124 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 124। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। सांसद किसमें हो जाएगा आपका? 79। सांसद किसमें हो जाएगा? 79। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 52 में हो जाएगा। तो हम लोग रीट के बारे में जान लिए, पीछे वीडियो में हम लोग देख लिए इसमें। अब पिछले आपका क्वेश्चन में अब आता 69। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया जी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसको अनुच्छेद कौन सा आता है जी? अनुच्छेद 32 होता है। कौन होती है? अनुच्छेद 32। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? किसको कहा गया है पोस्टमार्टम? तो उत्प्रेषण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्प्रेषण, जिसको सेटोररी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटोररी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा?
सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दे रहा है कि सम्मिलित करना है जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? किसी अधिकार से हम आदेश देते हैं, क्या हमें शरीर चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तो न्यायालय एक रिट जारी करता है जिसका नाम था बंदी प्रत्यक्षीकरण और कहता है कि हमें सशरीर उपस्थित कराइए हमारे पास। परमादेश की बात करें तो हम आदेश देते हैं जी। परमादेश क्या होता है? हम आदेश देते हैं कि आप सार्वजनिक पद को मतलब कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रतिषेध की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय का लेख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण की बात करें तो पूर्णतः सूचित किया जाता। उत्प्रेषण में क्या होती है? पूर्णतः सूचित किया जाता। अधिकार परीक्षा की बात करें तो किसी अधिकार से, किस अधिकार से मतलब आप इस सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया हमें सशरीर चाहिए। परमादेश का मतलब हो गया हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब हो गया अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का मतलब क्या हो गया? पूर्णतः सूचित किया जाता है। अधिकार परीक्षा की बात करें तो क्या हो गया? किस अधिकार से आप सार्वजनिक पद को प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72 270 का क्या करा? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राजवश, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज की नीति निरसक सिद्धांत पर मौलिक अधिकार की व्याख्या करती है? ऑप्शन 1 में है गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद, मद्रास राज बनाम देसाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973, मिनरमा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। अब यहां से कहानी शुरू होती है जी मौलिक अधिकार का। अब बात अगर करें हम लोग सबसे पहला केस जी, केस नंबर 1 की अगर बात करें तो केस नंबर 1 क्या था? शंकरी प्रसाद बनाम केस, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, बनाम भारत संघवाद। क्या नाम था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। कब आया था? 1967 में, सॉरी 51 में होगा, 51 होगा, 51। उन्नीस सौ इक्यावन में। कब आया था? 1951। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद कब आता? 1951। मौलिक अधिकार को लेकर एक केस आती है जिसका केस नंबर पहला देखेंगे तो क्या था? शंकरी प्रसाद बनाम केरल राजवाद, सॉरी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद कब आया? 1951। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 आप लोग को पता होनी चाहिए क्या है? संविधान संशोधन है जी। भाग 20 में अनुच्छेद 368 का उल्लेख किया गया जिसमें क्या है? संविधान संशोधन है। तो दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया था। इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है जी, संशोधन करने का अधिकार है। पहला केस था शंकरी प्रसाद बनाम केस 1951, अनुच्छेद 368 के तहत सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। कौन केस में कहा गया? शंकरी प्रसाद बनाम केस में कहा गया। केस नंबर अगर 2 की बात करेंगे तो केस नंबर 2 में कौन आया था आपका? गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद। कब आया था जी? पंजाब राजवाद 1967 में। कब आया? 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए यहां पर उन्होंने यह निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार सांसद को नहीं है। सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। जबकि दूसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद 1967, इसमें अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन यहां पे सांसद के द्वारा एक संशोधन किया गया जिसका नाम था 24वें संविधान संशोधन 1971। इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। 24वें संविधान संशोधन 1971 को तो इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया, नाम क्या था? 24वें संविधान संशोधन 1971। और सांसद ने यह जोर दिया कि हम मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे, मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे जी। कौन सा में कहा गया? तो यह कहा गया 24वें संविधान संशोधन 1971। इसके बाद फिर तीसरा केस आता है जी। केस कौन था? केशवानंद भारती बनाम
नंद भारती बनाम केरल राजवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद, बनाम केरल राजवाद, यह आया था 1973। अभी तक के सभी केस में से सबसे बड़ा केस कौन रहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद। इसमें टोटल 13 न्यायाधीश थे। कितना न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश। फैसला सुनाया इन्होंने 7 और 6 से, 7 पक्ष से आया और 6 को क्या आया? विपक्ष से। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 आता है। इन्होंने यह फैसला दिया कि सांसद अनुच्छेद 368 के तहत, सांसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है जी। मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। एक नया लोचा यहाँ पे जोड़ दिया गया। केशवानंद केरल राजवाद 1973 में आया। सबसे ज्यादा बड़ा आपका इसमें न्यायाधीश था। टोटल न्यायाधीश की संख्या 13 था। इसमें 7-6 से फैसला आया। इस फैसला में सुनाया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में तो संशोधन नहीं कर सकती है। अब बात आती कि मूल ढांचा है क्या? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है कि मूल ढांचा के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसके बाद अगर बात करें तो सांसद के द्वारा एक संशोधन किया गया जी, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान 1976 के तहत सांसद ने एक बात यहाँ पे कहा डाली कि हाँ, सांसद जो भी कानून बनाएगी, सांसद जो कानून बनाएगी उसका न्यायिक समीक्षा, उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार किनके पास नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। अब तो मामला यहाँ पे फंस गया। बात क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सांसद ने एक संशोधन किया जिसमें यह जोड़ दिया कि सांसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात आती है, फिर एक केस आया, केस नंबर अगर 4 की बात करेंगे तो केस नंबर 4 में क्या आया? केस नंबर 4 का नाम था मिनर्मा मिल्स बनाम मुंबई ना, मिनर्मा मिल्स, यह आपको ऑप्शन नंबर 4 में, मिनर्मा मिल्स बनाम भारत संघवाद, यह आया था 1980 में। तो मिनर्मा मिल्स बनाम भारत संघवाद कब आया? 1980 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला फिर से पुनः दोहराया जो केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में कहा गया था। क्या कहा गया था? कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। मौलिक अधिकार में सांसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में नहीं कर सकती। या तो केशवानंद में भी कहा गया था और मिनर्मा मिल्स में भी कहा गया, लेकिन मिनर्मा मिल्स में एक बात और जोड़ी गई कि जो सांसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसको असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्मा मिल्स बनाम बंबई केस में 1980 में यह फैसला सुनाया कि जो सांसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा था कि सांसद के द्वारा बनाए गए कानून का न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। किस केस में कहा गया? मिनर्मा मिल्स केस में कहा गया। किस में कहा गया? मिनर्मा मिल्स केस में कहा गया। चलेंगे एक बार पुनः इसको रिपीट कर देते हैं। टोटल केस कितना देखे? 4 केस। टोटल केस कितना था? 4। मौलिक अधिकार से लेकर आपको 4 केस आए। सबसे पहले हम लोग क्या देखे? पहला केस था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत केस बात कब आया? 1951 में आया। अनुच्छेद 368 के तहत, और जानते हैं कि अनुच्छेद 368 क्या होता है? संविधान संशोधन की होती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत सांसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम केस में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत सांसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। दूसरा केस आता है कि दूसरा केस क्या था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद 1967 में आया। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसला को पलटते हुए क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास नहीं होगा जी। तीसरा बात क्या हुआ कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। 24वें संविधान संशोधन 1971 कर डाला। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा उन्होंने यह कहा कि हम मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे ही। सांसद ने कहा कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ दिया कि हम मौलिक अधिकार में संशोधन करके रहेंगे। इसके बाद
केस नंबर आता है 3 जी। केस नंबर 3 आया जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कब आया? 1973 में आया। अभी तक के सभी केसों में सबसे बड़ा केस कौन था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या कितना थी? 13। क्योंकि कोई भी अगर संवैधानिक पीठ की मामला हो तो उसमें टोटल न्यायाधीश कितना होता है? 5 होता है, लेकिन इसमें कितना था? 13 था। फैसला आता है 7 और 6 से आता है। इसमें केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देता है कि सांसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए पूरी तरह से आजाद है, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। किसमें कहा गया? केशवानंद में। उसके बाद फिर एक संशोधन सरकार का डालता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें सांसद ने कहा कि संसद जो भी कानून बनाएगी उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। अगला केस फिर आता है मिनर्वा मिल्स बनाम केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 चौथा केस था। इसमें यह फैसला सुनाया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन और इसमें विशेष बात क्या कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो यह प्रावधान जोड़ा गया कि सांसद जो कानून बनाएगी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इन्होंने यह फैसला को क्या किया? असंवैधानिक करार दिया और अंततः न्यायिक समीक्षा करने की बात कहा दी सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें कहा गया? मिनर्वा मिल्स बनाम केस बाद में। इससे और आगे जानना है नहीं तो यह क्या था आपका अंतिम केस? मिनर्वा मिल्स बनाम 1980 था। क्या था? मिनर्वा मिल्स 1980 था। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या कहता है? किस बात ने सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था जी? अब बात वही आ गया। क्या कह रहा है कि किस बाद में सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती बाद में। किसमें दिया है? केशवानंद भारती बनाम 1973 में। कब आया था? 1973 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है देखेंगे। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है आपका? वह विधायक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या विधायक का अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, या मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या ना तो मूल अधिकार ना ही विधिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा है जी? या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। कैसे अधिकार है? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। अगर बात करेंगे संपत्ति के अधिकार को तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया था? भाग 12 में। किसमें जोड़ा गया? भाग 12 में। अनुच्छेद कहाँ था? अनुच्छेद 300 के क में। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 के क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है जी? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वैधानिक अधिकार। कौन सी अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? 76 कहता उन मौलिक अधिकार का चयन करे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें आपको कौन कौन है? भाषण की अभिव्यक्ति और कौन हो जाएगा? अल्पसंख्यक का अधिकार। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए नंबर बनेगा। अब आती है निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कौन से समूह द्वारा पतन मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही अनुदित करता है? केवल भारत को है ना, तो 15, 16, 19 और 30। यहां पर एक और हो जाएगा 29। 15, 16, 19, 29 और 30। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह द्वारा पतन मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है? बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित हुआ था जी। कब हुआ था? 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80।
80 क्या कहता है, इसको पूर्ण कीजिए। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे कि मनुष्य बिना परछाई के है। बिना मौलिक अधिकार का कोई भी चीज नहीं है जी, तो क्या हो जाएगा अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य की परछाई बिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, अब क्या शुरू होता है, राज के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक का अंतर देखेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर क्या है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में, अब क्या आता है मौलिक अधिकार और राज के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या है, डिफरेंट बात की गई है। चलेंगे, तो क्या कहता भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, ये बात ध्यान देंगे आपको। क्या कहता मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक में अंतर क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन उल्लेखित है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और आपका राज के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है, भाग 4 में। किस में है, भाग 4 में। उसके बाद भाग 2 में इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट में क्या है, यह आपका मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया है। कहां से लिया गया, अमेरिका से। जबकि राज के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार का प्रवृत्ति कैसी होती है, नकारात्मक होती है, जबकि राज के नीति निर्देशक का क्या होता है, सकारात्मक। उसके बाद मौलिक अधिकार वादयोग है, जबकि यह गैर वादयोग होती है राज के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मौलिक अधिकार कानून के रूप में मान्य है, जबकि यह नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य होता है। क्या होता है, नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य होती है। छठा आता है लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता ही नहीं होती है, मतलब कानून की आवश्यकता नहीं होती है, और लागू करने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता होती है। किसको, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत। सातवें पॉइंट की बात करेंगे तो व्यक्तिगत कल्याण की प्रोत्साहन की बात करती है कौन, मौलिक अधिकार। जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात कौन करती है, राज के नीति निर्देशक करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका ये होगा ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 में राज के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आएंगे। 84 क्या कहता है, निदेशक तत्व क्या है, राज के नीति निर्देशक तत्व क्या, अबाध योग होगा ना। आपका मौलिक अधिकार कहेगा तो बाध योग है, और राज के नीति निर्देशक कहेगा तो क्या होगा, अबाधी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज की नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन करती है, कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करती है। तो विधायिका कृत्यों का निर्बंधन नहीं करता, कार्यपालिका कृत्यों का निर्बंधन नहीं जी। राज के नीति सिद्धांत में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज के आदर्श की घोषणा करता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज के आदर्श की घोषणा करता है, तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन करता है, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज के आदर्श घोषित करता है। राज के नीति सिद्धांत कौन करेगा, राज के नीति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिला है जी। राज के नीति सिद्धांत कहां से लिया गया, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। समावर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद करेंगे आपका स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व कहाँ का देन है, फ्रांस का। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का देन कहाँ का है, फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 क्या आता है, 88 में कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है जी, वाद योग है या वाद योग नहीं है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत है या कोई नहीं हो जाएगा इसमें ना, वाद योग या कोनो नहीं हो जाएगा, या वह वाद योग होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। पौरा आ गया एकदम से बच्चा। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होगा आपका, वाद योग होगा। थोड़ा ध्यान से रखें। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 40 में क्या है जी, आपका ग्राम पंचायत का गठन है ना। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 की बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता काम करने का अधिकार जी।
काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, 44 के बाद हाँ कुछ कानूनों में, 44 की अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, कृषि एवं क्या हो जाएगा, पशुपालन का गठन। क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे। 91 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायी उल्लेख है जी? कौन हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। कौन हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 92 पे आएंगे। 92 क्या कहता है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहां पे किया गया, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कहां पे, अनुच्छेद 51। अच्छा इसका आर्टिकल देखना था ना, राज्य के नीति सिद्धांत के आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं 36 से 51 तक, एक बार रिवीजन कर देते, कल तो देखे ही थे। चलिए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 को देख लेंगे, एक बार पुनः रिवीजन मारेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक, 51। अनुच्छेद 36 की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलती है, परिभाषा दिया गया। क्या दिया गया है, परिभाषा। अनुच्छेद 37 की बात करेंगे तो यह आपका न्यायालय में परिवर्तनीय योग नहीं है। न्यायालय में क्या परिवर्तन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 37 करता है। 38 की अगर बात करें तो 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी की बात की गई। लोक कल्याणकारी राज्य की बात किसमें क्या गया आपका, अनुच्छेद 38। वहीं पे आते 39 में। 39 में क्या दिया गया आपका, 39 में से क्या हो जाएगा जी, समान काम के लिए समान वेतन। क्या हो जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन क्या हो जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन। 39 के क की बात करें तो समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कहां पे किया गया, 39 के क में किया गया। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में क्या होती है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 की बात करें तो क्या होता है, कुछ दशों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, यहाँ पे 42 आपको नहीं दिया हुआ। 42 की अगर बात करें तो प्रसूति सहायता जी, प्रसूति सहायता किसमें, अनुच्छेद 42 में। तो आपको व्यक्ति 41 में था कि जहां पर व्यक्ति काम, कुछ दशों में काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 देता है। और 42 की बात करें तो व्यक्ति जहां पर काम करने जा रहा है वहां के वातावरण मानवीय अनुकूल होनी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 42 कहता। प्रसूति सहायता भी जो दिया जाता है अनुच्छेद 42 के तहत आता है। अनुच्छेद अगर 43 की बात करेंगे तो कुटीर उद्योग की चर्चा की गई है। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी की बात क्या होता है, कुटीर उद्योग में देखेंगे तो निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 में क्या आ गया आपका, अनुच्छेद 43, तो 43 में क्या हो गया, कुटीर उद्योग। क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योग हो जाएगा। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को इतना मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए कि ताकि उसका भरण पोषण आसानी से उसका चल सके। उसके बाद 43 के ख में क्या है, सहकारी समिति की प्रबंधन की बात की गई। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 क्या है, नागरिकों के समान सिविल संहिता, सिविल कोड की बात किया गया। 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख में शिक्षा को बंद। अनुच्छेद यहाँ पर 46 नहीं दिया गया है। 46 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, एससी और एसटी की शिक्षा की बात किया गया। एससी और एसटी की शिक्षा की बात किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 46 में हो जाएगा। अनुच्छेद 47 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 47 में क्या हो जाएगा, पोषणहार स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 47 में क्या हो जाएगा, पोषणहार स्तर को ऊंचा करना। या पीडीएफ दूसरा लगा दिए है ना। उसके बाद पोषणहार स्तर को ऊंचा करना। उसके बाद 48 में क्या था आपका, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 के क में हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, वन जीवों का संरक्षण। उसके बाद 50 में अगर बात किया जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब हम लोग फिर पुनः क्वेश्चन पे आते हैं। अब आता है आपका मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था जी। मूल कर्तव्य को किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सी समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, इसे रूस से लिया गया था। मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया, रूस से। मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया, रूस से। इसका उल्लेख है भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क, भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क। टोटल अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो 11 है। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। पहले 10 था लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 है। पहला देखेंगे क्या होती है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है
कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा में कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा बात करेंगे, तीसरा आपका मूल कर्तव्य क्या आता है, तो भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा में है देश की रक्षा करे। पांचवा में भारत के सभी लोगों को समरसता और समान मातृत्व की भावना को बनाए रखे। इसके बाद अगर बात करेंगे इसके बाद छठा आपको क्या कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। छठा में क्या होगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां हो जाएगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करें। और 11वां होगा माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करें। भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का वह मौलिक अधिकार के कर्तव्य में ही निहित है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग के संविधान को मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया? तो किसमें? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। किसके अनुशंसा पर किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 आता है। 96 क्या कहता है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है 97। 97 क्या कहता है? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला आता है 98। 98 में क्या कह रहा है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है जी? किसमें हो जाएगा? भाग 4 में। 4 के क में ना, 4 का ए में। किसमें होगा? 4 का ए में। उसके बाद आता है 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता? अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य है आपका? 11। पहले 10 था, अब कितना हो गया वर्तमान में? 11। कब जोड़ा गया था जी? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे या उपबंध किसमें किया गया आपका? संविधान की उद्देशिका, राज के नीति ने सख्त मूल कर्तव्य या मूल अधिकार में। तो किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में। किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में। तो यह था आपका पार्ट 2। तो अगर इससे ज्यादा जाने तो क्या कह सकते हैं, अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगी? अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगी? कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। इसके साथ हम अलविदा लेते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।